हेलो एवरीवन, दिस इज़ नवदीप। वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम ऐसा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में जो कि बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है। आज हम सॉल्व करेंगे अनसेन पैसेज की मिस्ट्री कि अनसेन पैसेज को कैसे सॉल्व करें। तो ये जो वीडियो है बच्चे एक पर्टिकुलर मैंने किसी एक क्लास के लिए नहीं बनाई है, चाहे आप 10th क्लास के हो चाहे आप 12th क्लास के हो, ये वीडियो को सभी देख सकते हैं जिन बच्चों को अनसेन पैसेज में सॉल्व करने में दिक्कत आती है। तो इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, इस वीडियो में हम टिप्स देखेंगे जिससे हम इस पैसेज को सॉल्व कर पाएँ और कुछ ट्रिक्स भी देखेंगे जिनसे आपके जो MCQs क्वेश्चंस हैं या इस पैसेज के जो क्वेश्चंस आने वाले हैं उनको सॉल्व करेंगे। और टिप्स और ट्रिक्स के साथ एक बोनस पॉइंट इसमें हम और डिस्कस करने वाले हैं। वो ये है कि सिर्फ टिप्स और ट्रिक्स ही नहीं देखेंगे इस वीडियो में, उस टिप्स एंड ट्रिक्स को एंड में हम देखेंगे इस्तेमाल करके कि क्या ये टिप्स एंड ट्रिक एक्चुअल में काम भी करती हैं। टिप्स एंड ट्रिक्स डिस्कस करने के बाद मैं आपके साथ एक अनसेन पैसेज भी डिस्कस करेंगे। हम इन्हीं टिप्स ट्रिक्स को यूज़ करके देखेंगे क्या अनसेन पैसेज को उतनी ईजिली जैसे हमें वीडियो में बताया जाएगा क्या हम सॉल्व कर पाएंगे। और ये जो बच्चे अनसेन पैसेज हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं ये आपके लास्ट ईयर बोर्ड एग्ज़ाम से ही मैंने लिया है। तो देखेंगे कि इन टिप्स और ट्रिक्स जो है हमारी जो वीडियो में हम करने वाले हैं वो कितनी हमारे लिए आगे यूज़फुल होंगी। ठीक है, तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब टिप्स एंड ट्रिक्स पे जाने से पहले हम ये देख लेते हैं कि ये इतनी चीज़ें अनसेन पैसेज की जो है हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंस क्यों रखता है। 12th क्लास आपको ये आने वाला है 22 मार्क्स की वेटेज रखता है और 10th क्लास में 20 मार्क्स की वेटेज रखता है, यानी कि ये काफ़ी मार्क्स की वेटेज आपका रखने वाला है। इसीलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए, इसको आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो 12th क्लास आपको भी 2 पैराग्राफ आने हैं, 10th क्लास में भी आपको 2 पैसेज आते हैं। एक अनसेन पैसेज होगा जो कि डिस्क्रिप्टिव बेस्ड होगा एंड सेकंड जो है आपको फैक्चुअल बेसिस आता है जिसमें कुछ आपको स्टैटिस्टिकल डेटाज होते हैं, चार्ट्स होते हैं जिसके बेसिस के ऊपर आपको क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने होते हैं। एंड सेम चीज़ जो है आपको 10th के साथ भी है। तो इसमें जो आपको क्वेश्चंस आने वाले हैं वो होंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे और कुछ शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस होंगे। तो ये तो हमें समझ में आ गया कि 10th और +2 में आपको क्या आने वाला है और ये कितनी वेटेज रखता है। अब प्रॉब्लम वही है कि इसको सॉल्व कैसे करें, ऐसा क्या चीज़ें करें कि अनसेन पैसेज को हम ईजिली एग्ज़ाम में सॉल्व कर पाएँ। तो चलिए वो टिप्स देखते हैं कि ऐसे कौन से टिप्स हैं जो हमारे इस अनसेन पैसेज को क्विकली हमें सॉल्व करने में हेल्प करने वाले हैं। तो बच्चे ये टिप्स डिस्कस करने से पहले ना मैं आप लोगों के साथ एक थोड़ा सा चीज़ें और डिस्कस करना चाहती हूँ कि जब आप लोग एग्ज़ाम्स में अनसेन पैसेज को डिस्कस करते हैं या सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो ना पहले से क्या माइंड बना के चलते हैं। ये पैसेज क्या है? अनसीन पैसेज। अनसीन मीन्स अनदेखा, जो हमने नहीं देखा हुआ, पहले नहीं करा हुआ। तो हमें होता है कि ये पैसेज जो हमने करना है एग्ज़ाम्स में एकदम से नया आएगा, ऐसा हमने पहले कुछ नहीं करा है, तो जाके सिर्फ एग्ज़ाम्स वाले दिन ही देख लेंगे कि जो पैसेज आएगा देखा जाएगा कि हम वहीं पे उसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये जो आपका माइंड सेट है ना, आप उन चीज़ों की पहले प्रैक्टिस नहीं करते हो तो आपका माइंड उस तरीके से ट्रेंड नहीं होता है कि एग्ज़ाम्स में आप उन चीज़ों को सॉल्व करो। फिर एग्ज़ाम्स में आपके पास जब वो अनसीन पैसेज आता है आपके पास टाइम कम होता है, ठीक है, तो टाइम कम होने की वजह से और आप हरी में होते हो, पैसेज आपको ऑब्वियसली ये बहुत बड़े आते हैं तो उसमें कुछ वोकैबुलरी इतनी मुश्किल होती है, तो उन चीज़ों में आप क्या कर जाते हो, आपको पैराग्राफ जो है ना फिर और मुश्किल लगने लग जाता है, तो सॉल्व करना मुश्किल होता है। तो इसीलिए अपने माइंडसेट को उस अपनी जो थॉट प्रोसेस है वैसा बनाने के लिए इन अनसीन पैसेज को जो आज हम टिप्स और ट्रिक्स देखेंगे उनको यूज़ करके साथ के साथ आप प्रैक्टिस भी कीजिए। तो चलिए टिप्स देखते हैं पहले कि क्या टिप्स हमें इस वीडियो में मिलने वाले हैं। जो अनसीन पैसेज हैं उसमें आपके एक से ज़्यादा जो पैराग्राफ्स होते हैं काफ़ी बड़े होते हैं और इसीलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए मार्क्स को पक्का करने के लिए। कैसे? क्योंकि आपको 10 नंबर का मार्क्स जो है पैराग्राफ आएगा, 10 क्वेश्चंस होंगे, एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। तो मुझे लगता है जितना मुश्किल आप लोग अपने इस माइंड में इस चीज़ को बैठाते हो कि ये बहुत मुश्किल है करना, बल्कि बहुत ज़्यादा ईजी है। तो सबसे पहला टिप देखते हैं कि हमें क्या मिल रहा है। रीड द क्वेश्चन फर्स्ट और पैसेज। तो जब आप ऑलरेडी इस वीडियो से पहले आपने और भी काफ़ी चीज़ें जो हैं
सॉल्व देखी होंगी नेट पे कि चीज़ों को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो आपको ना बच्चे काफ़ी तरह के टिप्स और ट्रिक्स मिलते हैं कि ये कीजिए वो कीजिए। उस टिप्स में आप क्या हो जाते हो ना, कंफ्यूज हो जाते हो कि मैं पहले क्या करूं। तो आपको टिप 1 ये कहता है कि मैं पहले, आपको कोई कहते हैं कि क्वेश्चंस पहले पढ़िए या फिर पैसेज पहले पढ़िए। तो क्या पढ़ना चाहिए पहले, क्वेश्चंस को जाके देखें या पैसेज को जाके देखें। आपने कंफ्यूज नहीं होना है, आप चाहे क्वेश्चंस पहले पढ़ लीजिए चाहे पैसेज पढ़ लीजिए। अब इसमें रूल क्या कहता है, हमारा रूल ये कहता है कि अगर आप पैसेज पढ़ रहे हो तब भी आपको उस होल पैसेज को नहीं पढ़ना है एक बार में ही, और अगर आप क्वेश्चंस पढ़ रहे हो तो क्वेश्चन भी सारे आपको एक ही टाइम पे नहीं पढ़ने हैं। क्यों नहीं पढ़ने हैं, क्योंकि जब हम वो क्वेश्चन या पैसेज पूरा पढ़ते हो, ठीक है, तो वो जब तक आप फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ के आप सेकंड पे जाते हो, फर्स्ट आपके माइंड से स्किप हो जाता है। इसीलिए तो रूल 1 क्या कहता है, आप चाहे पैसेज से स्टार्ट कर लीजिए चाहे क्वेश्चन से स्टार्ट कर लीजिए, उसको एक 1 गो में रीड मत कीजिए। अब मान के चल लीजिए कि हम जो है पहले पैसेज पे आ जाते हैं, ठीक है। तो पैसेज आपका पैराग्राफ्स में होता है, कम से कम 4 to 5 पैराग्राफ्स जो है आपको वो पैसेज में दिए होते हैं। तो आपने 4 to 5 पैराग्राफ जो है सारे एक बार में नहीं पढ़ने हैं। आप क्या करोगे, पहला फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ोगे। उसका अब क्या फ़ायदा है, जब आप फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हो उससे आपको ना एक अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है कि ये जो पैसेज में आगे करने वाला हूँ या करने वाली हूँ ये किस चीज़ के बारे में है। एक आपके माइंड में आइडिया बैठ जाता है, अच्छा ये इस पैसेज की थीम है, ये इस पूरा पैराग्राफ में इस चीज़ के बारे में बात होगी। तो आपको वहाँ से आइडिया मिल गया, आपने एक फर्स्ट छोटा सा पैराग्राफ पढ़ा। उसके बाद आप सीधा अपने क्वेश्चंस पे आ जाइए। अब क्वेश्चंस भी आपको सारे नहीं पढ़ने हैं, क्वेश्चन में भी आपने सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन 2 क्वेश्चन रीड कर लीजिए, क्योंकि फिर से वही है कि आप इतना सारा पढ़ोगे, आप रीडिंग में सिर्फ अपना टाइम वेस्ट करोगे, और टाइम आपको पता है कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस है। 3 घंटे में आपको अपना सारा जो एग्ज़ाम्स है वो ख़त्म करना होता है आपको पेपर। और ये जो पैसेजेस है ना ये काफ़ी टाइम आपका ले लेते हैं, क्योंकि आपको बड़ा है उसको पढ़ने में टाइम लगता है, क्वेश्चन समझने में टाइम लगता है। तो हमने वैसे ही टिप्स और ट्रिक्स यूज़ करनी है जो हमारे टाइम को भी सेव करें। तो डिपेंड करता है, आप क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं तो पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए, बट उसमें भी आपको पहले 2 क्वेश्चन ही पढ़ने हैं, 1 और 2। और अगर पैसेज पढ़ रहे हैं तो उसमें भी फर्स्ट पैसेज ही पढ़ना है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ये टिप्स पढ़ने के बाद हम एंड में देखने वाले हैं कि ये टिप्स प्रैक्टिकली हमें कितनी हेल्प करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंगली आप इनको अपने जो हैं चेंजेस अपने हिसाब से भी कर सकते हो, ठीक है। देन अभी क्वेश्चन भी पढ़ लिया, फिर क्या करें, अब क्वेश्चन समझ में आ गया कि क्वेश्चन क्या पूछा है। देन अगेन कम टू द पैराग्राफ, आप फिर से उस पैराग्राफ में आएंगे एंड डेफिनेटली आपको जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है या सेकंड क्वेश्चन का आंसर है वो आपके पहले पैराग्राफ में ही आपको मिल जाता है, क्योंकि बच्चे ये क्वेश्चन आंसर जो होते हैं ना आपको ये लाइन वाइज ही मिलते हैं। तो फर्स्ट पैराग्राफ में डेफिनेटली आपको एक क्वेश्चन का आंसर जो है वहाँ पर वो मिल जाएगा। नाउ अब हमारा टिप 2 क्या कहता है, while reading the passage and question answer underline the important words। अब जब बच्चों को ये सजेशन दिया जाता है कि आप चीज़ें जो हैं इंपॉर्टेंट अंडरलाइन किया करो, आप अपने हाथ में कोई पेन पेंसिल रखिए जब वहाँ पे आप इस पैसेज को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो अंडरलाइन का मतलब ये नहीं है कि पूरा का पूरा पैसेज ही वहाँ पे जाके आपने अंडरलाइन कर देना है, ठीक है ना। बच्चे क्या करते हैं, लाल नीला पेन लिया, पूरा पैराग्राफ अंडरलाइन करने को बोला है, सारा पैराग्राफ ही लाल नीला होता है, तो उस अंडरलाइन का कोई मतलब नहीं रह जाता अगर आप पूरे पैसेज को ही अपनी जो है लाइंस लगा लगा के कर रहे हो। बाद में आपने इतनी लाइंस लगानी होती है ना, आपको खुद ही समझ में नहीं आ रहा होता कि कौन सी चीज़ अब मुझे कहाँ मिलने वाली है। तो इस अंडरलाइनिंग का भी क्या कोई रूल है, इसके लिए भी कोई टिप्स मिलने वाले हैं हमें, बिल्कुल मिलने वाले हैं। तो अंडरलाइनिंग कैसे करते हैं, किन चीज़ों को करना चाहिए। देखो बच्चे, जब आप अपना क्वेश्चन पढ़ने जाते हो नीचे, ठीक है, तो सबसे पहले जैसे कि आपने अपना फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा उसको समझने की कोशिश करो, और उस क्वेश्चन के जो कीवर्ड्स हैं पहले अपने क्वेश्चन में भी उनको अंडरलाइन कर लो। उन वर्ड्स को, कीवर्ड्स को आप क्वेश्चन में भी अंडरलाइन करो, ताकि वो वर्ड्स अब आपके माइंड में रहेंगे। और वही वर्ड जब आप अपना पैसेज पढ़ रहे होगे, जहाँ पे वो आपको वर्ड मिलते हैं, आपने उन वर्ड्स को भी अंडरलाइन करना है। एक तो इन चीज़ों को अंडरलाइन करना है। इसके अलावा आपको और क्या अंडरलाइन करना चाहिए, अगर पैसेज में आपको किसी भी चीज़ का कोई नेम लिखा हुआ आता है, ठीक है, नेम वो किसी भी चीज़ का हो सकता है, आपके किसी पर्सन का नेम हो सकता है, प्लेस का हो सकता है, या कोई इंपॉर्टेंट डेट्स दी हुई हैं, नंबर्स दी हुई हैं, क्योंकि इन्हीं से जो नीचे है ना वो क्वेश्चंस बनते हैं। तो इस तरीके की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ढूंढनी है जिनको आपको अंडरलाइन करना है, नॉट योर होल पैसेज, राइट।
अब आते हैं हम अपने टिप 3 पे। ये हमको क्या कह रहा है कि यू विल फाइंड द आंसर ऑर्डर वाइज, कि हमेशा जो पैसेज के आंसर्स होते हैं 10 क्वेश्चंस आएंगे वो आपको ऑर्डर वाइज ही मिलेंगे। ऐसा नहीं होता है कि आप फर्स्ट और सेकंड पैराग्राफ में आपको थर्ड या फोर्थ क्वेश्चन का आंसर वो वहाँ मिलेगा। फर्स्ट में फर्स्ट का ही आंसर मिलेगा, सेकंड का भी चांसेस हो सकते हैं, सेकंड में थर्ड आ जाएगा, फोर्थ आ जाएगा, बट ये नहीं होगा कि एंड के पैराग्राफ में आपको शुरू वाले मिल रहे हैं और एंड के क्वेश्चंस जो है आपको स्टार्टिंग के पैराग्राफ में मिल रहे हैं। इसीलिए आपको ऑर्डर वाइज ही चलना है। कोई भी पैराग्राफ, बच्चे क्या करते हैं ना, जैसे 3-4 पैराग्राफ्स हैं, फर्स्ट पढ़ लिया, सेकंड मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया, हम सीधा थर्ड पे जंप कर गए और फिर सेकंड का आंसर हम उस पैराग्राफ में ढूंढ रहे हैं। तो आपने ना तो कोई पैराग्राफ जंप करना है और ना ही कोई क्वेश्चन करना है, ऑर्डर वाइज ही आपने चलना है। अब पैसेज पढ़ने के तो टिप्स हमें समझ में आ गए कि पैसेज को पढ़ना कैसे चाहिए, पूरा अंडरस्टैंड नहीं करना, पूरा नहीं पढ़ना, क्वेश्चन पढ़ने के टिप्स भी पता चल गए हैं। अब मेन है हमें वहाँ पे आंसर करने हैं, ठीक है। तो आंसर्स कैसे ढूंढें, उसके लिए हमारे टिप्स हमें क्या हेल्प करने वाले हैं। पहले तो हम क्वेश्चन के टाइप देख लेते हैं। क्वेश्चन कैसे आने वाले हैं, आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, ये काफ़ी ईजी होते हैं। आपको 4 ऑप्शंस दी होंगी, उसमें से ही आपको कोई भी सही आंसर जो है अपने लिए वो ढूंढना होता है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं और थर्ड टाइप होती है शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। यहाँ पे आपको थोड़ा सा जो है आपके पॉइंट ऑफ व्यूज़ पूछे जाते हैं, जिसमें आपको 2-3 लाइंस में आंसर करना होता है। अब बच्चे क्या होता है पैसेज में, जैसे आपका पैसेज जो है आई थिंक 6 क्लास स्टैंडर्ड से शुरू हो जाता है ना, 6, 7, 8, तो उन छोटी क्लासेस में क्या होता है ना, आपको डिट्टो लाइन जो क्वेश्चन में पूछा जाता है सेम आंसर आपको पैसेज में मिल जाता है। बट अब आप 10th स्टैंडर्ड में हो, 12th स्टैंडर्ड में हो, वहाँ पे आंसर आपके लिए रेडी नहीं पड़े हैं। पहले तो एक माइंड में आपने ये बिठा के रखना है कि वहाँ से टेपना नहीं है आपने कुछ भी, ना ही वहाँ पे आंसर है। तो वहाँ पे क्या है आपके लिए, उस आंसर का हिंट है। अब मैंने यहाँ पे लिखा है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के आगे कि उन बच्चों के लिए बड़ा गोल्डन चांस होता है राइटर्स बनने का, जिनको बहुत शौक होता है ना, कि स्पेशली इंग्लिश के पेपर्स की जो बच्चे हैं पूरा साल तैयारी नहीं करते हैं, एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले वीडियोस देखेंगे, उन चैप्टर्स की जस्ट समरी सुनेंगे, स्टोरी सुन लेंगे और क्वेश्चन आंसर्स के लिए हमेशा क्या बोलते हैं, कर लेंगे, वहीं से अपनी तरफ से बना देंगे। तो वो जो आप राइटर की स्किल वहाँ दिखाते हो कि आप चीज़ें अपनी तरफ से बनाना है, तो सेम स्किल आपको इन शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में देना है। आपको वहाँ पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू लिखना है, और अपना पॉइंट ऑफ व्यू में भी ये नहीं है कि आपको बिल्कुल आउट ऑफ ट्रैक चले जाना है। वहाँ से पैसेज में डेफिनेटली आपको हिंट मिलेंगे, उस लिमिट के अंदर रहते हुए आपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू को डिस्कस करना है, ठीक है। तो यानी कि शॉर्ट आंसर का क्या पता चल गया आपको कि ऊपर एग्जैक्ट आंसर नहीं पड़े हैं, आपको पता चल जाएगा कि इसका आंसर मुझे कैसे लिखना है, सिर्फ हिंट मिलने वाले हैं। एमसीक्यूज के डेफिनेटली आपको ऊपर पैसेज में जो आंसर्स हैं वो आपके मिल जाते हैं। तो ये तो समझ में आ गया कैसे करना है, अब इसको ढूंढना कैसे है। तो अब हम देखने वाले हैं वीडियो में कुछ ट्रिक्स, कि अब पैसेज पढ़ने के टिप्स पता चल गए, अब क्वेश्चन को सॉल्व करने की क्या ट्रिक्स लगा सकते हैं। तो सबसे पहली ट्रिक मुझे क्या बोल रही है, रीड वेरी केयरफुली, ध्यान से पढ़िए। क्या ध्यान से पढ़ना है, अपने क्वेश्चंस। बिल्कुल देखिए, पैसेज जो होता है ना वो आप होली अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हो, वो ऑब्वियसली आपको पता है 10th और 12th स्टैंडर्ड के जो पैसेजेस आते हैं उसमें वोकेबलरी काफ़ी हाई फाई यूज होती है, ठीक है। कई बार तो ऐसे वर्ड्स हो जाते हैं तो बिल्कुल आपके माइंड सिर से ऊपर से निकलते हैं, है ना। तो इसलिए आपने क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना है कि आपका एक्चुअली में क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है। और जब आप एक बार क्वेश्चन अंडरस्टैंड अच्छे से कर लोगे, उसमें आपने क्या अंडरलाइंस करने हैं, अपने कीवर्ड्स, कि क्या क्वेश्चन ने मेरे से पूछा है, जो मेन है। फिर उन्हीं कीवर्ड्स को सेम जाके अपने पैसेज के अंदर भी जैसे आप पढ़ोगे आपकी उन पर नज़र पड़ेगी, उन वर्ड्स को भी आपने क्या कर लेना है, अंडरलाइन कर लेना है। ये होगी हमारी फर्स्ट ट्रिक। क्वेश्चन समझ में आ गया। अब राइट आंसर जो है उसके अकॉर्डिंगली हम वहाँ से उन जो अंडरलाइंस किए हैं वहाँ से हम देख सकते हैं। अब ये जो हमने कीवर्ड्स लोकेट किए हैं, अंडरलाइन किए हैं, उसी की हेल्प से हम वहाँ पे अपना क्या ढूंढने वाले हैं, आंसर ढूंढेंगे कि एक बेस्ट पॉसिबल आंसर जो है वो क्या हो सकता है। फिफ्थ ट्रिक हमें क्या कहती है, अंडरस्टैंड द पैसेज इंस्टेड ऑफ ट्रांसलेटिंग। ये बच्चे आपके लिए सबसे बड़ा ट्रिक समझ लीजिए, टिप समझ लीजिए क्या है, कि कई बच्चे जो है ना, ये जो वीडियो है, जो बच्चों का लेवल काफ़ी हाई फाई है,
वेल एंड गुड, वो बच्चे अपने आप कर लेंगे। अब ये वीडियो मैंने स्पेशली जो बच्चों को लगता है कि वो थोड़े से मीडियोकर हैं या एवरेज हैं, जिनकी इंग्लिश वीक है, उनको क्या लगता है ना, वो पैसेज देखते ही कि बहुत हाई फाई है, पढ़ के समझ तो आने वाला नहीं है, हम सिर्फ क्वेश्चन पढ़ते हैं, ऊपर से कहीं नज़र में उड़ती उड़ती नज़र में हमें कुछ मिल गया तो वहीं से एक अंदाजे से हम टिक लगा देंगे, है ना। तो वो चीज़ अपने माइंड में नहीं रखनी है। मैं उसी लेवल से इस चीज़ को सॉल्व करने की हम कोशिश करेंगे, क्योंकि उस पूरे पैसेज को हम ट्रांसलेट नहीं कर पाते और करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो इसीलिए मैंने क्या बोला आपको कि आपको पैसेज को सिर्फ अंडरस्टैंड करना है, उनका लाइन वाइज लाइन बैठ के आपने उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश नहीं करनी है, उनकी हर लाइन की हिंदी समझने की कोशिश नहीं करनी है। आपको जस्ट पैसेज पढ़ना है और उसका एक जनरल आइडिया लेना है, उसका एक करेक्ट समझना है कि वो पैसेज किस चीज़ के बारे में और आपसे क्या कहना चाह रहा है। मीन्स जो वर्ड्स मुश्किल लग रहे हैं आप उनको स्किप कर दीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए, हो सकता है वो नीचे क्वेश्चन में भी यूज हो, तब वहाँ पे आप उन चीज़ों का जो मीनिंग है वो निकाल सकते हैं। अब यही वाला जो ट्रिक है ना, नीचे जो हमें पैसेज आने वाला है उसमें हम देखेंगे, क्योंकि काफ़ी वर्ड्स ऐसे आने वाले हैं जो हमारे बिल्कुल ऊपर से जाने वाले हैं, तो उनको कैसे हम करके फिर भी पैराग्राफ कैसे आंसर सॉल्व करते हैं वो हम देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ट्रिक है कि यूज़ द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। ये क्या होता है? एलिमिनेशन होता है चीज़ों को हटाते जाना, कि जब अब ये जो आपके लिए ट्रिक है वो MCQ क्वेश्चंस के लिए है, जब वो आपको आएंगे ऑप्शंस होती हैं तो उसमें आपने कैसे क्वेश्चंस करने हैं। अब 4 ऑप्शंस हैं जिसमें से एक ही ऑब्वियसली करेक्ट है, बाकी की सारी क्या हैं आपकी इनकरेक्ट हैं, तो उनको कैसे आपने सॉल्व करना होता है। सबसे पहले जो है आप क्वेश्चंस पढ़ेंगे अपना अच्छे से, ठीक है। अब आपको मुझे पता है कि उसमें से 3 ऑप्शंस गलत होने वाली हैं, तो सही ऑप्शन को ढूंढने की बजाय सबसे पहले आपने कौन से आंसर्स लोकेट करने हैं, अपने रॉन्ग आंसर्स। वाई? बिकॉज इससे क्या होगा ना, जो आपकी चॉइस है उनको लगाने की, टिक करने की, वो कम होती चली जाएगी। जैसे कि मान लीजिए एक क्वेश्चन आ गया, उसके नीचे 4 ऑप्शन है, अब मैंने क्वेश्चन भी अंडरस्टैंड कर लिया, पैसेज के बारे में थोड़ा बहुत वहाँ पढ़ा भी था, तो उससे मुझे कुछ आइडिया है, कुछ अंदाज़ा है कि जो नीचे 4 ऑप्शंस है, मान लीजिए 1 और 2 ऑप्शन तो बिल्कुल भी आंसर हो ही नहीं सकती किसी भी हालत में, तो पहले आपने उन आंसर्स के ऊपर क्या लगा देना है, क्रॉस लगा देना है। अब जब आपने रॉन्ग आंसर ढूंढ के करेक्ट कर लिया, उससे क्या होगा, उससे एक तो आपका टाइम बचेगा, दूसरा अब जहाँ से आपको राइट आंसर ढूंढना है, वो चॉइस अब जहाँ पे 4 थी अब वो सिर्फ 2 रह गई है। अब आप उन 2 के ऊपर अच्छे से फोकस करोगे कि इन 2 में से मेरा करेक्ट आंसर कौन सा हो सकता है। तो MCQ क्वेश्चन सॉल्व करने का क्या ट्रिक मिला आपको? क्वेश्चन अंडरस्टैंड करना है, पहले आपने वो ऑप्शन जो बिल्कुल ही इररिलेवेंट हैं, बिल्कुल ही आपको लग रहा है कि रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है, इसका क्वेश्चन से कोई लेना देना ही नहीं है दूर तक, तो उनके ऊपर आपने क्रॉस लगा लेना है, ठीक है। अब 8th स्टेप हमें क्या कहता है, आंसर द क्वेश्चन यू नो फर्स्ट। अब कुछ आंसर्स जो होते हैं पैसेज में कुछ डिफ़िकल्ट होते हैं, जो बिल्कुल भी हमें मिल नहीं रहे होते हैं, तो आपने भी उसके साथ ढीठ नहीं बन जाना कि पहले मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा फिर मैं नेक्स्ट पे मूव करूँगा। उससे क्या आप अपना टाइम वेस्ट करोगे। जो इजी मिल रहे हैं उसको करते जाइए, जहाँ पे आप लग रहे हो कि आप एक क्वेश्चन पे अटक गए हो, उसका आंसर आपको ऊपर कहीं नहीं मिल रहा है, उसको छोड़ दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाइए, ठीक है। क्यों? जब आपका वो टाइम आपके पास बचेगा, आपका सबसे इंपॉर्टेंट आपने क्या देखना होता है वहाँ पे, क्लॉक, टाइम को देखना। अगर आप अपना एक क्वेश्चन पे ही इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड कर दोगे तो आपका जो बाकी का पेपर है ना बच्चे, वो रह जाएगा। तो बेटर है जहाँ से वो आपने चीज़ छोड़ी है उसको लेफ्ट कर लो, क्वेश्चन मार्क लगा लो। जब आपका पेपर बाकी हो जाएगा, जो आपने टाइम बचा होगा, देन अगेन आप उस आंसर पे आइए, फिर अपने माइंड से उसको ढूंढने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अब हमने बहुत सारे टिप्स देख लिए, ट्रिक्स भी देख लिए। अब लास्ट टिप जो है ना वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि अब तक जितने आपने टिप्स और ऊपर ट्रिक्स देखे हैं वो सारे फेल हैं, कोई काम करने वाले नहीं हैं। क्यों काम करने वाले नहीं हैं? अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो। क्योंकि अगर आप सोच रहे हो पेपर से पहले एक दिन ये वीडियो देखेंगे, टिप्स एंड ट्रिक्स हमने माइंड में बिठा लिए हैं, बस ये टिप्स एंड ट्रिक्स मैं सीधा जाके सिर्फ एग्ज़ाम्स में ही यूज़ करने वाला हूँ और वहीं पे मुझे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे, तो वो नहीं मिलेंगे। अपने माइंड को पहले से ही इन चीज़ों के लिए ट्रेन कीजिए। जब आप प्रैक्टिस करोगे, ऐसे क्वेश्चंस जो हैं आप अपना फॉर्मेट देखिए, उसको अपनी जब आप ये पैसेज सॉल्व करोगे, प्रैक्टिस करोगे, एक तो आप अपने साथ में टाइम की स्पीड बढ़ाइए, ठीक है।
आप अपनी माइंड को उस तरीके से तैयार कीजिए एग्ज़ाम से पहले कि जब वहाँ पे पैसेज आएंगे मुझे किस तरीके से चीज़ों को सॉल्व करना है। इन टिप्स और ट्रिप्स को लेके आप सीधा एग्ज़ाम वाले दिन नहीं इस्तेमाल कर पाओगे। प्रैक्टिस करो, काफ़ी सारे पैसेजेस सॉल्व करो। अगर आप डेली इंग्लिश नहीं पढ़ते हो, कम से कम वीक में अपने लिए दिन रखिए, वीकेंड्स के ऊपर सैटरडे संडे 1-2 घंटा निकालिए, कम से कम 2-3 पैसेजेस जो हैं उनको सॉल्व कीजिए। आपका माइंड क्या उस हिसाब से ना वो ट्रेंड हो जाएगा, उसको पता लगेगा कि जब ये मेरे पास पैसेज आता है इसको सॉल्व करने का मेरे पास क्या तरीका है। ठीक है, तो जब भी ये टिप्स अपने माइंड में रखने हैं और काफ़ी सारे पैसेजेस को ट्राई कीजिए एंड डेफिनेटली देन मैं आपसे गारंटेड कह सकती हूँ कि एग्ज़ाम में कैसा भी पैसेज आ जाए आप उसको आराम से सॉल्व कर पाओगे। तो लास्ट वाले टिप को अपने माइंड में रखना है। इन चीज़ों को जब आप सॉल्व टिप्स को समझ लोगे तो प्रैक्टिस ज़रूर करनी है आपने। ठीक है, काफ़ी सारे पैसेजेस की प्रैक्टिस कीजिए, फिर आपका माइंड उसके अकॉर्डिंगली अपने आप काम करने लग जाएगा। टिप्स समझ लिए, ट्रिक्स भी समझ लिए, अब ये देखते हैं कुछ प्रैक्टिकली हमारे काम आने वाले हैं कि नहीं है। अब ये हम करने वाले हैं एक अनसीन पैसेज सॉल्व, उन्हीं टिप्स और ट्रिक्स को लगा के जो हमने ऊपर समझे हैं। तो ये बच्चे जो मैंने पैसेज लिया है ये आपके लास्ट ईयर बोर्ड एग्ज़ाम में आया था 12th क्लास के, तो वहीं से ये मैंने पैसेज उठाया है। देखते हैं इसको सॉल्व करके कि कितने चीज़ें जो हमने अभी समझी हैं हमारे काम आने वाली हैं। अब ये जो पैसेज है मैं सॉल्व करूँगी एक बिल्कुल एवरेज बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से, जहाँ से मुझे लगता है कि जो पैसेज की मुझे कितनी समझ है। ठीक है, हम बहुत डिटेल में पैसेज में घुसने वाले नहीं हैं। तो पहले टिप हमें क्या पढ़ा था कि आप पैसेज स्टार्ट कर लीजिए, या तो पहला पैराग्राफ पढ़ लीजिए या क्वेश्चन आंसर पे चले जाइए। तो हमें क्वेश्चन आंसर पे जाने से पहले हम पैसेज को ही पढ़ना स्टार्ट करते हैं, सो दैट एटलीस्ट मेरे को आइडिया लगे कि पैसेज है किस चीज़ के बारे में है। तो चलिए पैसेज को स्टार्ट करते हैं। Seagull, as you know, never falter, never stall. To stall in the air is for them disgrace and it is dishonor. But Jonathan Livingston Seagull, unashamed, stretching his wings again in that tremble, hard curve, slowing and stalling once more, was no ordinary bird. यहाँ पे जाके उसका फुल स्टॉप लग रहा है। अब यहाँ तक मैं देखूँ मुझे कितनी चीज़ें समझ में आई हैं जहाँ से मुझे आइडिया लग सके कि एटलीस्ट ये पैसेज है किस चीज़ के बारे में है। सीगल, ये मुझे नहीं पता सीगल क्या होता है। सी से हमें अंदाज़ा लग सकता है सी कुछ समंदर की बात कर रहे हैं, ये कुछ और काफ़ी डिफ़िकल्ट सी वोकेबलरी आई है जिसके मीनिंग हमें नहीं पता है। फेल्टर है, स्टॉल है, एयर पता है कि कुछ हवा की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे अब एक नाम लिया गया। ठीक है, हमने क्या था अंडरलाइन करना है, तो ये किसी का नाम आ गया यहाँ पे, जॉनथन लिविंगस्टन सीगल। सीगल ऊपर भी आया था तो आप इसको अंडरलाइन कर सकते हो। वो कुछ अनअशेम्ड होता है, स्ट्रेचिंग हिज विंग्स, विंग्स क्या होते हैं, पंख होते हैं। तो अब यहाँ पे थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा है, कुछ समंदर की बात हो रही है, कुछ पंख हो रहे हैं। तो एंड में उसने क्या हमें हिंट दे दिया, वॉज नो ऑर्डिनरी बर्ड, यानी कि अब यहाँ से पता चल गया कि कोई बर्ड की बात हो रही है। ठीक है, अब बच्चे वैसे मैंने यहाँ पे इसकी पिक्चर लगा दी है कि सीगल क्या होता है। ये एक समुद्री पक्षी है, ये आप पिक्चर में देख सकते हो, इस तरह के पक्षी होते हैं ये। तो उसके ऊपर ये जो पैसेज है पूरा बनाया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। मोस्ट गर्ल्स डोंट बॉदर टू लर्न मोर देन द सिंपलेस्ट फैक्ट ऑफ फ्लाइट, हाउ टू गेट फ्रॉम शोर टू फूड एंड बैक अगेन। फॉर मोस्ट गर्ल्स इट इज़ नॉट फ्लाइंग दैट मैटर बट ईटिंग। फॉर दिस गर्ल though it was not eating that mattered, but flight. More than anything else, Jonathan Livingston Seagull loved to fly. किसी पक्षी की बात हो रही है, कोई समंदर में है, वो उड़ना चाह रहा है। कुछ और पक्षी हैं जो उड़ते हैं, वो सिर्फ खाने के लिए उड़ते हैं, जाते हैं और खाना लेके उन्होंने क्या लिखा है, बैक अगेन, वापस आ जाते हैं। तो इतनी अंडरस्टैंडिंग हो गई है। मैंने कोई पैसेज को लाइन वाइज जो है यहाँ पे ट्रांसलेट करने की कोशिश नहीं की है। तो ये पैसेज पढ़ने के बाद सीधा हम मूव होते हैं अपने क्वेश्चंस के ऊपर। ये देख सकते हैं आप, इसके 4 पैसेज जो हैं पैराग्राफ इसमें दिए हुए हैं। यहाँ से बच्चे आपके स्टार्ट हो गए हैं क्वेश्चन। Based on your understanding of the passage, answer the questions given below. Sentence complete करना है by choosing appropriate option. Question क्या कह रहा है, Majority of seagull, seagull समझ में आ गया, समंदर में उड़ने वाला कोई पक्षी है। Majority of seagull fly only short distance as. अब मैंने आपको टिप्स दिया था कि पैसेज को भले ही आप लाइन वाइज लाइन समझने की कोशिश ना करें,
पर क्वेश्चन तो आपको समझना पड़ेगा, क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग होगी तभी ऊपर जाके हमें आंसर समझ में आएगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मेजॉरिटी ऑफ जो सीगल्स हैं वो फ्लाई करते हैं ओनली शॉर्ट डिस्टेंस, माने छोटे डिस्टेंस तक ही उड़ते हैं। क्वेश्चन पढ़ लिया, ऑप्शन भी देख लेते हैं। एज, क्योंकि दे आर मोर इंटरेस्टेड इन फूड देन फ्लाइट। फ्लाइट क्या होता है? उड़ान भरने के लिए, कि वो अपनी उड़ान के बदले में ज़्यादा किस में इंटरेस्टेड होते हैं? खाने में। दे डोंट हैव एनर्जी, उनके में कोई एनर्जी नहीं होती। पैसेज पढ़ा था अभी, कुछ कुछ मेरे माइंड में याद है क्योंकि मैं इतनी पूरा पैसेज आप पढ़ते तब ये क्वेश्चन पढ़ने आते आपके माइंड से सब कुछ निकल जाता। अब जितना का पैराग्राफ हमने छोटा सा पढ़ा है उसके अकॉर्डिंगली हम अपनी यहाँ पे थोड़ा सा अपनी मेमोरी को भी यूज़ करना है। एनर्जी वर्ड कहीं वहाँ पे मुझे तो पढ़ने को नहीं मिला है। आगे, दे आर नॉट मेंट टू फ्लाई लो, फूड इज़ नॉट अवेलेबल एट हाई स्पीड। अब हम चल के ऊपर देखते हैं कि कहाँ पे क्वेश्चन है कि जो मेजॉरिटी है वो सिर्फ शॉर्ट डिस्टेंस तक ही क्यों उड़ते हैं। लेट्स सी कि हमारा पैराग्राफ क्या कह रहा है। ट्रेम्बलिंग हार्ड कर्व वॉज नो मोस्ट गर्ल्स, यही क्वेश्चन में आपके था। वहाँ पे क्या लिखा था? मेजॉरिटी ऑफ सीगल। तो यहाँ पे इन्होंने क्या वर्ड कर दिया। और बच्चे एक टिप, हाँ इसमें ना जब भी आप पैसेज करते हो हमेशा सिनोनियम्स को भी ये लोग यूज़ करते हैं, तो उन वर्ड्स को लेके चलना। अब नीचे वर्ड उन्होंने मेजॉरिटी यूज़ किया, यहाँ पे उसने क्या बोला है? मोस्ट गर्ल्स, कि डोंट बॉदर टू लर्न मोर देन सिंपलेस्ट फैक्ट ऑफ फ्लाइट। फ्लाइट क्या होती है? उड़ान। कि वो उड़ान को इतना सीखने के लिए इतना ज़्यादा बॉदर नहीं करते, उसके ऊपर इतना ध्यान नहीं देते। तो किसके ऊपर उनका ध्यान होता है? हाउ टू गेट फ्रॉम शोर टू फूड एंड बैक अगेन, कि मुझे कैसे, बस शोर क्या होता है? किनारा, कि वहीं किनारे से खाना मिले और वहाँ से मैं क्या आ जाऊँ? वापस आ जाऊँ। ठीक है, तो ऑप्शन क्या क्या थी वहाँ पे? कि दे आर मोर इंटरेस्टेड इन फूड देन फ्लाइट, यस। बाकी की ऑप्शन थी डोंट हैव एनर्जी, कहीं एनर्जी वर्ड यूज़ नहीं करा गया यहाँ पे। दे आर नॉट मेंट टू फ्लाई लो, यहाँ पे लो फ्लाई भी कहीं कुछ दिया नहीं हुआ हमें। एंड फूड इज़ नॉट अवेलेबल एट हाई स्पीड, यहाँ पे वो भी नहीं लिखा हुआ है। यहाँ पे कहीं नहीं है कि फूड जो है आपको बहुत हाई स्पीड पे जाओगे तभी मिलेगा। यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या होना चाहिए? ए। इसके आंसर जो है बिल्कुल नीचे हम जाके चेक करेंगे, आप साथ ही साथ मार्क करते रहना, कॉपी पेन लेके बैठना। जो क्वेश्चंस हैं पहले आप आंसर मार्क करते रहना, ठीक है। हम एंड में इनके आंसर चेक करेंगे कि जो हमने आंसर ढूंढे हैं क्या वो सही हैं या हम गलत हैं। तो पहला क्वेश्चन का आंसर तो हमें मिल गया है। अब देखते हैं सेकंड पैसेज पढ़ लेते हैं हम। पहले सेकंड पैराग्राफ क्वेश्चन भी देख लेते हैं। हमने ये पूरा टिप्स के अकॉर्डिंगली चलेंगे। टिप्स में पढ़ा था कि पहले 2 क्वेश्चन पढ़ लेना, आप दूसरा भी पढ़ लेते हैं ताकि कहीं ये पता चल जाएगा कि इसका आंसर फर्स्ट पैसेज में तो नहीं है या हमें सेकंड पे जाना पड़ेगा। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है? वाई वर जॉनथन लिविंगस्टन पेरेंट डिसमे। अब डिसमे का मतलब होता है निराश हो जाना। अब उसके कहीं पेरेंट्स की बात हो रही है, तो फर्स्ट पैसेज में पेरेंट्स का तो कहीं कोई जिक्र नहीं हुआ। इट मीन्स इस क्वेश्चन का आंसर पहला पैराग्राफ में तो नहीं है, तो उसका तो खत्म होगी कहानी, वहाँ जाने की हमें ज़रूरत नहीं है। यानी कि सेकंड पैसेज ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। पेरेंट डिसमे हो गए, निराश हो गए। उन्होंने पूछा वाई, क्यों, निराश क्यों हो गए। तो चलिए उसका आंसर ढूंढते हैं सेकंड पैसेज पे। This kind of thinking he found it is not way to make oneself popular with other birds. जो इस तरीके की सोच थी। अब देखिए बच्चे, जो फर्स्ट पैराग्राफ है ना, अगर मैं आपको लाइन वाइज तो चलो हम नहीं समझेंगे, बट मैं आपको थोड़ा सा इसका ना क्रंच बता देती हूँ कि क्या चल क्या रहा है। यहाँ पे एक बर्ड है जिसका नाम क्या है? जॉनथन लिविंगस्टन सीगल। इसको आपने अंडरलाइन कर लेना है। अब स्टार्टिंग वो कहाँ से करते हैं कि जो सीगल्स होते हैं एक समुद्री पक्षी हैं, वो क्या करते हैं? लड़खड़ाते नहीं हैं कभी भी, ना ही कोई टाल मटोल करते हैं हवा में जब भी वो उड़ते हैं। ये सब चीज़ें उनके लिए क्या है? डिसग्रेस एंड डिसऑनर। इस तरीके के वर्ड्स को भी आप अंडरलाइन करोगे। तो इसमें मैं आपको साथ ही साथ बताती जाऊंगी कि कैसी कैसी चीज़ें आपको अंडरलाइन करनी थी। डिसग्रेस अंडरलाइन कर सकते हो आप, डिसऑनर वर्ड, दोनों का ही मतलब क्या है? अपमान। कि उनके लिए अपमान है कि अगर वो हवा में उड़ते हुए लड़खड़ाते हैं। तो जॉनसन, इसका आप नेम अंडरलाइन कर लोगे। अनअशेम्ड, बेशर्मों की तरह। स्ट्रेचिंग हिज विंग्स, वो अपने विंग्स को स्ट्रेच करता है दोबारा से। ट्रेम्बलिंग हार्ड कर्व, स्लोइंग एंड स्टालिंग वंस मोर वॉज नो ऑर्डिनरी बर्ड। कि ये जो पक्षी है वो क्या करने की कोशिश कर रहा है, जितना मुझे, अगर मैं पूरा एक एक वर्ड की हिंदी पे ना जाऊं तो वो उड़ने की कोशिश कर रहा है।
क्यों, कैसे पता चला? क्योंकि देखिए नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा है कि मोस्ट गर्ल्स डोंट बॉदर टू लर्न। बॉदर मीन्स वो इतना इस चीज़ को इतना ध्यान नहीं देते हैं कि हमें कितना फ्लाइट या हमें बहुत ऊंचा उड़ना है, या उनका फ्लाइट की तरफ इतना ध्यान नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ उनका काम क्या है, शोर मीन्स किनारे पे जाना, वहाँ पे इनको किनारे पे अपना खाना मिल जाता है, मछलियाँ वो जाते हैं पानी में डिप करके अपने जो शिकार है वो ले आते हैं और वापस आ जाते हैं। तो जो मोस्ट गर्ल्स हैं उनके लिए फ्लाइंग, उड़ना इतना मैटर नहीं करता, पर सिर्फ क्या मैटर करता है, ईटिंग, खाना मैटर करता है उनके लिए। पर जो ये गर्ल है जिसके ऊपर ये स्टोरी बनाई गई है, उसके लिए क्या मैटर करता है, नॉट ईटिंग, खाना मैटर नहीं करता, उसके लिए फ्लाइट मैटर करती है। तो इतना समझ में आ गया कि यहाँ पे उन्होंने एंड में लाइन भी क्या लिखी, अगर मान लीजिए इतने भी वर्ड्स के आप हिंदी नहीं कर पाए हो, कि जॉनथन को लव टू फ्लाई, उसको उड़ना बहुत पसंद है। इतना समझ में आ गया हमें, ठीक है। सेकेंड पे मूव कर गए हैं कि जो इस तरीके की थिंकिंग है, ही फाउंड इट इज़ नॉट द वे टू मेक वन सेल्फ पॉपुलर, कि इस तरीके की जो सोच है किसी को पॉपुलर नहीं बना सकती विद अदर बर्ड्स। अंडरलाइन कर लीजिएगा, ठीक है, पॉपुलर को यहाँ पे। इवन हिज पेरेंट्स, अब आ गया पेरेंट्स का जिक्र, वर डिसमेड, ये वर्ड भी हमें मिल गया, ठीक है ना। नीचे तो हमने क्या क्वेश्चन में कौन से वर्ड अंडरलाइन करने थे, पेरेंट और डिसमेज। पेरेंट भी मिल गया, डिसमे भी मिल गया। अब क्यों वो इतने ज़्यादा निराश थे उससे, एज जॉनथन स्पेंड होल डे अलॉन, कि जॉनथन जो था वो अपना पूरा दिन कैसे व्यतीत करता था, अकेले में। मेकिंग 100 ऑफ लो लेवल ग्लाइड्स, वो क्या करता था उसके, क्योंकि इसका ध्यान किस में था, उड़ने में, उसको उड़ना सीखना था हाई उसकी स्पीड के ऊपर। तो वो ग्लाइड्स में जो था, लो लेवल ग्लाइड्स में जाके वहाँ पे 100 टाइम्स जो था वो फ्लाई करता था, एक्सपेरिमेंट करता था। वाई जॉन वाई, अभी उसकी मदर से क्वेश्चन पूछ रही है कि तुम ये सब क्यों करते हो, वाई इज़ इट सो हार्ड टू बी लाइक द रेस्ट ऑफ द फ्लॉक जॉन, कि जैसे बाकी के फ्लॉक रेस्ट करते तुम वैसे क्यों नहीं कर सकते, क्यों तुम्हारे लिए चीज़ें मुश्किल हैं। वाई कांट यू लीव लो फ्लाइंग टू पेलिकन्स। अब पेलिकन्स क्या होते हैं, एक जो इन्हीं के बर्ड्स जो होते हैं ना, वाटर बर्ड, जो लार्ज बर्ड है उसको वहाँ पे पेलिकन्स है, वो नियर वाटर के ही रहते हैं और वो ज़्यादा ऊंचाई तक नहीं उड़ते हैं। तो उनसे वो क्या बोल रही है कि तुम भी क्यों कम फ्लाइट जो है हाइट तक नहीं उड़ सकते, ये भी एक बर्ड का ही नाम है। वाई डोंट यू ईट, तुम भी सिर्फ खाने को ही जो है वो प्रेफरेंस क्यों नहीं देते हो, उड़ने में क्यों देते हो। जॉन यू आर बोन एंड फेदर्स, आई डोंट माइंड बीइंग बोन एंड फादर मम। आगे से वो क्या रिप्लाई करता है कि मैं माइंड नहीं करता हूँ कि मेरे बोन एंड फेदर्स हैं, आई जस्ट वॉन्ट टू नो वट आई कैन डू इन द एयर एंड वट आई कांट। अब जहाँ पे जो जॉनथन अपनी माँ को रिप्लाई कर रहा है, तो आप इसको भी अंडरलाइन कह सकते हो कि वो क्यों ये सब कर रहा है, क्योंकि वो जानना चाहता है कि वो हवा में क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। अब यहाँ तक आप आगे इतना मत पढ़िए, सेकंड क्वेश्चन का आंसर मिल गया, पहले हम उसी को ढूंढ लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर था कि वाई वर जॉनथन्स लिविंगस्टन पेरेंट्स डिसमे, कि उसके जो पेरेंट्स थे वो इतने ज़्यादा उसके लिए परेशान या बेचैन क्यों रहते थे, क्योंकि वो सारा दिन क्या रहता था वहाँ पे, अकेला रहता था और खाने की तरफ उसका कोई भी ध्यान नहीं था। तो यहाँ तक सेकंड पैसेज मिल गया, आगे का भी मैं अंडरस्टैंडिंग नहीं करूँगी क्योंकि हम पहले क्वेश्चन पढ़ लेते, फिर ये पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है हमारा। तो थर्ड क्वेश्चन देखिए, गिव 2 रीजन्स जॉनथन्स अनकन्वेंशनल बिहेवियर। अब यहाँ पे ये आ गया शॉर्ट क्वेश्चन जहाँ से आपका ओपिनियन पूछा है और स्पेशली आपके एग्जाम में लिखा होता है, ये क्ल्यू दिया उन्होंने कि थिंक अबाउट जॉनथन्स पॉइंट ऑफ व्यू। ये आंसर आपने जॉनथन के पॉइंट ऑफ व्यू से देना है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू, अपना माइंड वहाँ पे नहीं चलाना कि आप क्या सोच रहे हो, जॉनथन के क्या सोच होगी उस टाइम पे, ठीक है। उसके 2 रीज़न देने हैं कि जो इस तरीके का उसका बिहेवियर था उसके पीछे उसकी क्या सोच हो सकती है। तो ऊपर हमने क्या पढ़ा था कि उसको क्या पसंद है, वो क्या जानना चाहता है कि वो एयर में क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता, ठीक है। साथ के साथ नेक्स्ट भी पढ़ लेते हैं, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कन्वे द ऑपोजिट। तो आपको सिनोनियम्स और एंटोनियम्स भी आते हैं, उसकी भी आप प्रैक्टिस करा करो। जितने भी जब आप पैसेजेस करोगे, जितने ज़्यादा पैसेजेस की प्रैक्टिस करोगे तो वोकेबलरी काफ़ी अच्छी होती है इन पैसेजेस में, तो आपकी प्रैक्टिस होगी, आपके जितने ज़्यादा वर्ड वोकेबलरी आप अपने माइंड में, अपनी बकेट में इकट्ठी करोगे, इट इज़ बेटर फॉर यू। तो यहाँ पे उन्होंने क्या पूछ लिया हमसे, ऑपोजिट पूछा है ग्लोरी वर्ड का, फ्रॉम वर्ड यूज इन द पैराग्राफ 1। अब यहाँ पे हमें ये भी हिंट मिल गया है कि पैराग्राफ 1 में इसका एक तो आंसर है, ग्लोरी का हमें ऑपोजिट ढूंढना है। अब ग्लोरी क्या होता है, ग्लोरी कहते हैं कोई बहुत शानदार चीज़ जिसमें आपका बड़ा मान की चीज़ जो हो। तो ऊपर मैंने आपसे एक वर्ड भी अंडरलाइन करने को कहा था, यहाँ पे
और क्वेश्चन भी देख लेते हैं, नहीं, पहले हम इन 2 क्वेश्चनों के आंसर ढूंढते हैं कि उसका इतना अनकन्वेंशनल बिहेवियर क्यों था, और दूसरा हमें क्या ढूंढना है, ग्लोरी का ऑपोजिट। चलिए, अब ग्लोरी का मतलब मैंने बता दिया, मान, तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है डिस्ग्रेस, ये वर्ड पढ़े थे हमने, तो उसका ऑपोजिट वर्ड क्या हमें मिल गया, डिस्ग्रेस। आप बाकी के वर्ड्स के ऊपर भी नज़र घुमा सकते हो, वहाँ पे आपको कोई ऑपोजिट नहीं मिलने वाला है, यानी कि हमने वो ऑपोजिट वाला भी क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। ठीक है, पैराग्राफ आगे बढ़ते हैं अपना। कि वो हवा में क्या कर सकता है क्या नहीं, आई जस्ट वॉन्ट टू नो, वो जानना चाहता है। सी हियर जॉनथन सेड हिज फादर, अब इस सीन में यहाँ पे कौन आ जाते हैं, उनके फादर आ जाते हैं। नॉट अनकाइंडली विंटर इज़ नॉट फार अवे, वो उनसे क्या कहते हैं कि सर्दियाँ भी ज़्यादा दूर नहीं हैं। बोट्स विल बी फ्यू, द सरफेस फिश विल बी स्विमिंग डीप, कि जो फिशेज़ हैं उस टाइम पे जब बर्फ़ जम जाती होगी तो वो क्या है, फिशेज़ जो हैं काफ़ी डीप चली जाती होंगी। इफ़ यू मस्ट स्टडी देन स्टडी फूड, कि अगर तुम्हें कुछ स्टडी करना ही है तो फूड को स्टडी करो, क्यों, वो कैसे लेके आए, ना कि अपनी उड़ान के ऊपर। ये जो फ्लाइंग बिजनेस है इज़ ऑल वेरी वेल बट यू कांट ईट अ ग्लाइड, कि तुम्हें उड़ान से कुछ खाने को नहीं मिलेगा, तुम्हें कहाँ से मिलेगा, अगर तुम उनके नीचे जाके जहाँ से तुम्हें फूड मिलना है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दो। डोंट यू फॉरगेट दैट द रीज़न यू फ्लाई इज़ टू ईट, कि उसको, उसके फादर्स को क्या बोलते हैं कि तुम ये मत भूलो कि तो तुम उड़ रहे हो, उसका कारण ही क्या है, खाना है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। अब हमने नीचे के 3-4 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, अगले ही भी हम 2 क्वेश्चन जो हैं वो पढ़ लेते हैं अपने। नेक्स्ट देखिए, द राइटर वुड नॉट एग्री विद द गिवन स्टेटमेंट बेस्ड ऑन पैराग्राफ 2, क्योंकि पैराग्राफ 2 से ही है इसीलिए हम अभी पैराग्राफ 3 के ऊपर मूव नहीं करेंगे, पैराग्राफ 2 पे स्टिक रहते हैं। एक्सेप्ट, तो यहाँ पे बच्चे आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, तो वो कह रहा है कि जो राइटर है वो एग्री नहीं कर रहा है इन स्टेटमेंट से, एक्सेप्ट यानी कि एक स्टेटमेंट ऐसी है जिससे वो एग्री कर रहा है, तो वो कौन सी स्टेटमेंट है, पहले स्टेटमेंट्स पढ़ लेते हैं। जॉनथन कुड नॉट फ्लाई बट ओनली ग्लाइड, कि जॉनथन जो था वो सिर्फ उड़ नहीं पा रहा था बल्कि वो क्या कर रहा था, ग्लाइड भी कर रहा था। सेकेंड, जॉनथन वांटेड टू बी पॉपुलर विद अदर बर्ड्स, ये भी हमने ऊपर कहीं ना कहीं पढ़ा था कि इससे भी जो राइटर था वो डिसएग्री कर रहा था, एग्री नहीं कर रहा था। थर्ड, जॉनथन रियलाइज दैट इवन द अल्बाट्रस फ्लू एट हाई एटीट्यूड, कि जो जॉनथन जो ने क्या रियलाइज़ किया था कि जो अल्बाट्रस है वो कहाँ तक उड़ सकते हैं, बहुत हाई जो है हाइट पर उड़ सकते हैं। एंड लास्ट, द रीज़न सीगल फ्लू वॉज टू फाइंड फूड, कि जो कारण है सीगल्स का, वो जो उड़ रहे थे उनका क्या रीज़न था पीछे, कि वो खाना ढूंढने के लिए उड़ रहे थे। क्या वो खाना ढूंढने के लिए उड़ रहा था, नो। बाकी के 3 रीजंस आपको सभी पैसेज में कहीं ना कहीं पढ़ने को मिले हैं, ठीक है, जिनसे राइटर जो है वो एग्री नहीं कर रहा था। एक्सेप्ट यानी कि ऐसी इसमें एक स्टेटमेंट ऐसी है जिससे वो राइटर जो है एग्री कर रहा है, तो वो स्टेटमेंट कौन सी है कि सीगल का क्या रीज़न था पीछे उड़ने का, सिर्फ फाइंड फूड, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, डी। अभी आप इनको सिर्फ लगाते चाहिए, हम एंड में इन सबको चेक करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने डिस्ग्रेस लगा दिया है, थर्ड आंसर भी सॉल्व हो गया है हमारा, फोर्थ भी हो गया है। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, ये भी पैराग्राफ 2 में लिखे हैं। जब भी आपको क्वेश्चंस आते हैं ना, वो साथ साथ में बच्चे आपको हिंट भी देते हैं जो कि आपके लिए और इजी हो जाता है। तो देखिए, अब तक हम थर्ड पैराग्राफ पे गए भी नहीं हैं, तो काफ़ी क्वेश्चंस हमें मिल गए हैं। जॉनथन वॉज डिफरेंट फ्रॉम अदर सीगल बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ पैराग्राफ 2, लिस्ट व्हाट जॉनथन वांटेड टू नो। ये भी पढ़ा था, जॉनथन वांटेड टू नो। अब क्वेश्चन का मतलब अंडरस्टैंड करते हैं पहले, कि जो जॉनथन है वो बाकी सीगल से काफ़ी डिफरेंट था। तो अब आपकी अंडरस्टैंडिंग, अब उन्होंने बोला है यहाँ पे किसकी अंडरस्टैंडिंग चाहिए, आपकी। पैराग्राफ 2 जो आपने पढ़ा उसकी समझ से हमें बताइए, वो लाइनों को लिस्ट कीजिए कि जॉनथन जब वो क्या जानना चाहता था, क्यों इस तरीके का बिहेवियर कर रहा था। वांटेड टू नो, ये वर्ड हमने कहीं पढ़ा था, यस ये रहा, आई जस्ट वॉन्ट टू नो, क्या जानना चाहता था वो, कि वट आई कैन डू इन द एयर एंड वट आई कांट। तो हम आई की जगह इसको रिप्लेस कर देंगे ही के साथ, तो कि वो क्या जानना चाहता था कि वो हवा में क्या कर सकता है और वो क्या नहीं कर सकता है। तो हमने इस क्वेश्चन का आंसर भी यहाँ पे ढूंढ लिया, हमारे 6 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। नेक्स्ट देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वाज द मदर्स कंसर्न अबाउट जॉनथन। तो मदर का क्या कंसर्न था? मदर का भी यही कंसर्न था कि वो अकेला है, अकेला वहाँ पे उड़ता है, जाके खाना नहीं खा रहा है, ठीक है। तो उसकी मदर का यही कंसर्न था और मदर का भी डिस्कस जो है वो पैराग्राफ 2 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द गिवन सेंटेंस विद एन एप्रोप्रिएट इंटरफेरेंस विद रिस्पेक्ट टू द फॉलोइंग। अब बच्चे देखिए टिप्स एंड ट्रिक्स कितने काम आने वाली हैं। अब आप अगर आप पूरा पैराग्राफ पढ़ते, फिर क्वेश्चंस पे आते, फिर उन चीज़ों को आंसर ढूंढने जाते, अभी तक हमने सिर्फ 2 पैसेज ही पढ़े हैं और हम आधे से ज़्यादा क्वेश्चंस अपने सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। तो इन टिप्स और ट्रिक्स को आप भी जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा पक्के होंगे और उतनी ज़्यादा इजीली आप इन चीज़ों को सॉल्व कर पाएंगे। अब देखते हैं वो हमें क्या कंप्लीट करने के लिए कह रहे हैं। फादर का जिक्र भी पैराग्राफ 2 में ही हुआ था। तो फादर क्या कह रहे हैं यहाँ पे, रिमाइंड जॉनथन दैट ही कांट ईट अ ग्लाइड। ये वर्ड बोला था एंड में लाइन में, जहाँ पे जॉनथन के फादर जो है उसको समझा रहे थे कि तुम फूड के ऊपर फोकस करो, ना कि अपनी उड़ान के ऊपर। तो उन्होंने एंड में लाइन क्या बोली यहाँ पे, ही कांट ईट अ ग्लाइड, कि जो तुम उड़ना इतना उसके ऊपर पीछे पड़े हुए, तुमने उसको नहीं खाना, इन ऑर्डर टू आगे हमको कंप्लीट करना है। तो फिर से पैसेज 2 पे ही हमें जाना पड़ेगा। ये रही एंड में लाइन जहाँ पे वो बोल रहे हैं उनके फादर, दिस फ्लाइंग बिजनेस इज ऑल वेरी वेल, कि या जो तुम उड़ना चाहते हो तो हमारा फ्लाइंग बिजनेस है, ठीक है, बट यू कांट ईट अ ग्लाइड, कि तुम ग्लाइड को नहीं खा सकते। डोंट यू फॉरगेट दैट द रीजन यू फ्लाई इज टू ईट। तो वो उसको क्या कहते हैं, तो उस लाइन को हम कैसे पूरा करेंगे, वो उसको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ही हैड टू लर्न, उसको क्या सीखना है, कि तुम्हें क्या सीखना है, ये जो फ्लाइंग करना है वो सिर्फ किसके लिए सीखना है, खाने के लिए। ईट करने के लिए तुम्हें फ्लाइट सीखना है, ना कि तुम्हें इस लाइन को आपको जस्ट कंप्लीट करना है वहाँ पे, ठीक है। तो इस लाइन का आंसर भी आपको यहीं से मिल गया है, वहाँ से आप इसको कंप्लीट करोगे। तो एक लाइन उनको क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो उसको कुछ सिखाना चाहते हैं। यहाँ तक हमने सारे पैसेज सॉल्व कर लिए हैं। अब हम अपने थर्ड पैसेज को भी पढ़ लेते हैं फटाफट से। जॉनथन नॉडेड ओबीडेंटली, नॉडेड होता है सिर हिलाना, तो जॉनथन ने अपनी फादर की इस बात पे बड़ी आज्ञाकारी से सिर हिला दिया। और कुछ अगले फ्यू डेज तक ही ट्राई टू बिहेव लाइक दी अदर गर्ल्स, तो उसने जैसे बाकी गर्ल्स थे उसकी तरह बिहेव करने की कोशिश करनी शुरू कर दी। ही रियली टायर्ड स्क्रीचिंग एंड फाइटिंग विद द फ्लॉक, जो बाकी के उसके साथ के गर्ल्स थे उनके साथ जैसे वो कर रहे थे वो भी कर रहा था। अराउंड द पायर्स, पायर्स भी होते हैं जो समुद्री घाट होते हैं ना, उनको बोलते हैं। एंड फिशिंग बोट डाइविंग ऑन द स्क्रैप ऑफ फिश एंड ब्रेड, कि जो जो बाकी की गर्ल्स कर रहे थे सभी यहाँ पे उसने करना जो है वो जॉनथन ने स्टार्ट कर दिया था। बट ही कुडंट मेक इट वर्क, पर ये सब चीज़ें उसके लिए काम नहीं कर रही थी। इट वॉजंट लॉन्ग बिफोर जॉनथन गर्ल वॉज ऑफ बाय हिमसेल्फ अगेन, तो फिर से अपने टाइम पे, क्योंकि उसका मन कहाँ था, सिर्फ उड़ने में, तो वो बहुत जल्दी अपने आप से वो जो था अपसेट हो गया, ये सब चीज़ें जो वो कर रहा था। फार आउट एट सी हंग्री हैप्पी लर्निंग द सब्जेक्ट वॉज स्पीड। अब ये सब चीज़ें उसके लिए, सिर्फ उसके लिए क्या मैटर करती थी, स्पीड। तो उसने दोबारा से अपनी प्रैक्टिस करनी शुरू करी। ही लर्न मोर अबाउट स्पीड, उसने और स्पीड के बारे में जो है सीखा, लर्न करना शुरू करा। एंड टाइम आफ्टर इट हैपन, केयरफुल एज ही वॉज वर्किंग एट द वेरी पीक ऑफ हिज एबिलिटी, मीन्स उसके अंदर एक जितनी भी एबिलिटी थी, योग्यता थी, उसके ऊपर वो बहुत पीक, एक ऊंची चोटी तक पहुंच गया उड़ के। बट वहाँ पे क्या होता है कि वो अपना कंट्रोल लूज कर देता है एट अ हाई स्पीड। एंड द की ही थॉट एट लास्ट ड्रिपिंग वेट मस्ट बी होल्ड द विंग्स स्टिल एट अ हाई स्पीड टू फ्लैप अप टू 50 एंड देन होल्ड द विंग्स स्टिल। तो इस पैसेज में मुझे इतना कुछ लगा नहीं है, सिर्फ इतना ही बताया गया कि उसने बाकी गर्ल्स की तरह जो था बिहेव करना स्टार्ट कर दिया, बट बहुत जल्दी जो था वो अपसेट हो गया। उसने दोबारा से स्पीड के ऊपर काम करा और वहाँ से स्पीड के लिए उसने एक बार ट्राई भी करा वो, बट वो वहाँ से गिर गया। तो साथ के साथ अब हम फोर्थ और ये हमारा लास्ट पैसेज है, इसको भी पढ़ लेते हैं पैराग्राफ को। फ्रॉम 2000 फीट ही ट्राइड अगेन, तो 2000 फीट से उसने फिर से ट्राई करा। रोलिंग इन टू हिज डाइव, beak straight down, wings full out and stable from the moment he passed 50 miles per hour, कि उसने 50 माइल्स की स्पीड से, मतलब घंटे की स्पीड से उसने वहाँ से उड़ना शुरू कर दिया। इट टुक ट्रेमेंडस स्ट्रेंथ, और इस उड़ान के लिए क्या लगती थी, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ, ताकत लगती थी। बट इट वर्क, पर वो काम कर गई। बट अगले ही 10 सेकेंड में क्या होता है, ही हैड ब्लर्ड थ्रू 90 माइल्स पर आवर। जॉनथन हैड सेट अ वर्ल्ड स्पीड रिकॉर्ड फॉर सीगल, ये जो उसने स्पीड वहाँ से पकड़ी और ये बाकी सीगल्स के लिए उसने क्या कर दिया, एक रिकॉर्ड सेट कर दिया। बट विक्ट्री वॉज शॉर्ट लिव्ड, कि जो उसकी जीत थी वो काफ़ी सिर्फ छोटे समय के लिए थी। क्यों, क्या हुआ ऐसा,
द इंस्टेंट ही बिगेन हिज पुल आउट, द इंस्टेंट ही चेंज द एंगल ऑफ हिज विंग, कि जैसे ही उसने अपने विंग्स का एंगल चेंज किया, ही स्नैप्ड इन टू दैट सेम टेरिबल अनकंट्रोल्ड डिजास्टर, उसने फिर से अपनी स्पीड के ऊपर जो था कंट्रोल खो दिया. एंड एट अ 90 माइल्स पर आवर इट हिट हिम लाइक अ डायनामाइट, तो वहाँ से वो इतनी स्पीड से आके गिरा, कैसे हिट करा उसने, जैसे एक डायनामाइट जो है वो हिट करता है. तो जॉनथन सीगल एक्सप्लोडेड इन मिड एयर एंड स्मैश डाउन इनटू अ ब्रिक हार्ड सी, तो एक बहुत सख्त हार्ड सी जो था उसके ऊपर जाके वो जो है एक्सप्लोड करके सीगल जो है वहाँ पे वो गिरता है. एज ही सैंक लो इन द वाटर, सैंक होता है डूब जाना, तो पानी में जब नीचे तक जाता है वहाँ पे वो क्या हो जाता है, सैंक, डूबना शुरू हो जाता है. एंड अ स्ट्रेंज हॉलो वॉइस साउंडेड विद इन हिम, तो उस समय उसको अपने अंदर से एक आवाज़ सुनाई देती है. देयर इज़ नो वे अराउंड इट, उसके आसपास कोई नहीं था, वो देखता है कि ये मैं ही हूँ. वो आवाज़ कहाँ से आती है, उसके अंदर से आती है. आई एम सीगल, वो क्या बोलती है उसको, आई एम सीगल, आई एम लिमिटेड बाय माई नेचर. ये पैसेज बच्चे बहुत ब्यूटीफुल मैसेज के साथ है कि कहीं एक पर्सन जो है, एक पक्षी कह लीजिए, वो अपनी जो भी उसको भगवान ने एक लिमिट दी है उससे ऊपर जाके उन चीज़ों की कोशिश कर रहा है. बट वो भी वहाँ पे एंड में क्या बोल रहा है कि मैं एक सीगल हूँ और मैं एक बाय नेचर, मेरी जो नेचर भगवान ने मुझे जैसे बनाया, आई एम लिमिटेड, मुझे उसमें लिमिट रहना होगा. इफ़ आई वर मेन टू लर्न सो मच अबाउट फ्लाइंग, आई हैव चार्ट्स फॉर द ब्रेन्स, कि अगर मुझे फ्लाइंग के बारे में और बहुत कुछ सीखना है तो उसके लिए मुझे उसके अकॉर्डिंगली तैयार भी, अपने माइंड से वो तैयार भी होना होगा. इफ़ आई वर मेंट टू फ्लाई एट स्पीड, कि अगर मैं इस चीज़ के लिए बना होता, आई हैव अ फेल्कन शॉर्ट विंग, शॉर्ट विंग, फेल्कन कौन होता है, बाज को कहते हैं, जो बहुत तेज़ जो उड़ता है. तो यहाँ पे वो किस चीज़ पे फोकस कर रहा है, शॉर्ट विंग्स, कि छोटे पर चाहिए. अ फेल्कन शॉर्ट विंग, जैसे कि एक बाज के होते हैं. दैट्स द आंसर. तो वहाँ पे उसको क्या आंसर मिला, वट अ फूल आई हैव बीन, कि मैं कितना बेवकूफ़ हूँ. ऑल आई नीड इज़ अ टिनी लिटिल विंग, कि मुझे टिनी लिटिल विंग चाहिए थी अगर मैं इतनी उड़ान चाहता हूँ. ऑल आई नीड इज़ टू फोल्ड मोस्ट ऑफ माई विंग्स एंड फ्लाई ऑन जस्ट द टिप्स अलोन, शॉर्ट विंग्स. तो उसको वहाँ से क्या टिप समझ में आता है कि जैसे उड़ने के लिए एक छोटे पंख चाहिए, तो मैं अपने विंग्स को क्या कर सकता हूँ, फोल्ड कर सकता हूँ, और ये उसको वहाँ से जो टिप्स है वो मिलता है. मतलब वो अपनी कहीं ना कहीं लिमिट को क्रॉस करके जाना चाहता है. तो यहाँ पे ये पैसेज तो एंड हो गया. अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे कौन कौन से रह गए हैं नीचे सॉल्व करने के लिए. ये आंसर्स की पे आ गए हम. यस, 7th क्वेश्चन भी कर लिया था. 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है, इट वॉजंट लॉन्ग बिफोर जॉनथन्स गर्ल वॉज ऑफ बाई हिमसेल्फ अगेन. ये ऊपर हमने पढ़ा था, यहाँ पे एक लाइन आई थी ना कि जॉनथन जो है, इट वॉजंट लॉन्ग, कि ज़्यादा समय तक जब वो उन गर्ल्स की तरह बिहेव करने की कोशिश कर रहा था वो अपसेट हो जाता है. फार आउट एट सी, विच ट्रेट ऑफ जॉनथन डज दिस स्टेटमेंट रिवील, ये जो स्टेटमेंट है अपने आप में ये क्या रिवील करती है जॉनथन के बारे में. ऑप्शंस देख रहे हैं, प्रैक्टिकल बर्ड, रेजिस्टेंट लर्नर, लोनली एंड सैड, केयर फ्री एंड इररिस्पॉन्सिबल. तो ऊपर एक ट्रिक देखी थी एमसीक्यूज की कि पहले उन क्वेश्चंस को हम क्रॉस एलिमिनेट करते हैं जो बिल्कुल ही इररिलेवेंट हैं. यहाँ पे हमें एक जॉनथन का ट्रेट होता है, क्वालिटी देखनी है कि वो क्या इस लाइन में कौन सी क्वालिटी की बात करी गई है. केयर फ्री एंड इररिस्पॉन्सिबल, कि क्या वो बहुत इररिस्पॉन्सिबल था, केयर फ्री था, बिल्कुल भी नहीं. तो ये ऑप्शन तो ख़त्म ही है, ये तो नहीं है. नेक्स्ट, लोनली एंड सैड, क्या वो अकेला और उदास था, ये ऑप्शन भी नहीं है. अब 2 ऑप्शंस बची हैं हमारे पास, प्रैक्टिकल बर्ड एंड प्रेसिस्टेंट लर्नर. लर्नर क्या होता है, जो इंसान हमेशा कहीं जितनी बार भी वो फेल हो रहा है पर उसको क्या है, सीखने की कोशिश कर रहा है. तो आपको भी क्या बनना है, प्रेसिस्टेंट लर्नर बनना है. अगर आपको अनसीन पैसेजेस में या ऐसा कोई भी चीज़ है जो आपको सॉल्व करने में दिक्कत आती है तो उसको सीखने का सिर्फ एक ही तरीका है, प्रेसिस्टेंट मीन्स कॉन्टिन्यूस, सीखते रहिए सीखते रहिए. जब आप एक चीज़ को बार बार करोगे तो वो चीज़ डेफिनेटली, ऐसा कुछ भी नहीं होता कि आप इतनी बार प्रैक्टिस करो और वो आपको ना आए, है ना. तो इस लाइन में हमें उसका कौन सा ट्रेट, कौन सी क्वालिटी, प्रैक्टिकल बर्ड का भी यहाँ पे कुछ क्वालिटी उसके साथ लिंक जो नहीं कर रही है, तो अभी हमें यहाँ पे कौन सा आंसर अपना मिल रहा है कि वो एक प्रेसिस्टेंट लर्नर था. ये आंसर भी मिल गया. 9th क्वेश्चन देखिए, वॉज इट फेयर टू फ्लाई लाइक अ फेल्कन वेन ही वॉज जस्ट अ सीगल, वाई डज ही से सो. वो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, वॉज मीन्स यहाँ पे येस और नो में कोई आंसर होने वाला है कि क्या ये फेयर था
फ्लाई लाइक अ फेल्कन, जैसे कि वो बाज की तरह उड़ना चाहता है। व्हेन ही वाज जस्ट अ सीगल, कि जबकि वो सीगल है, क्या उसके लिए फेयर है कि वो बाज की तरह उड़े? से यस और नो। व्हाई डज ही से सो, कि अगर, अब उसने अपना क्वेश्चन क्या बोला? नो। यहाँ पे जॉनथन का ही पॉइंट ऑफ व्यू ले जाना, आपका नहीं, क्योंकि एंड में उसने क्या कहा कि आई एम अ फूल, कि मैं फैल्कन की तरह नहीं हो सकता, मैं सीगल हूँ, आई एम अ सीगल एंड आई एम लिमिटेड बाय माय नेचर, कि जैसे नेचर में भगवान ने मुझे बनाया, मैं उसके अंदर एक लिमिट हूँ, तो मैं दूसरे बर्ड्स की तरह जो है वो उनकी तरह नकल कह सकते हो, प्लीज कह सकते हो, वो नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन होने वाला है नो। वाई डज ही से सो, उसने ऐसा क्यों कहा कि जो फेल्कन है उसको बाय नेचर गॉड ने ऐसा बनाया है और मुझे ऐसा बनाया। तो अब क्वेश्चंस हमने ढूंढ लिए हैं, ठीक है। आपने, आई होप आपने साथ साथ में कॉपी में मार्क किए होंगे या टिक किए होंगे। अगर नहीं किए तो बच्चे आप पैराग्राफ पढ़ के ना खुद से आंसर टिक कीजिए बिफोर चेक द आंसर्स कीज। आंसर्स की मैं आपको ज़रूर डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूंगी, उससे पहले आप देखिएगा कि हमारे टिप्स एंड ट्रिक कितने हमारे काम आए हैं, ठीक है। तो चलिए आंसर्स कीज देख लेते हैं। फर्स्ट आंसर्स, दे आर मोर इंटरेस्टेड इन फूड देन फ्लाइट, बिल्कुल सही था, ये हमारा ऑप्शन वाला आंसर था। सेकेंड, उसके पेरेंट्स किस चीज़ के लिए कंसर्न हो रहे थे कि वो पूरा दिन कैसे बिताता था, अलोन और बिना खाए पिए। थर्ड था जहाँ पे हमसे 2 रीज़न पूछे गए थे जॉनथन के बारे में, उसके अनकन्वेंशनल बिहेवियर के बारे में। सीगल जो था उसका ऐसा बिहेवियर क्यों था? बिकॉज ही लव टू फ्लाई, उसको उड़ना पसंद था, एंड ही वॉन्टेड टू नो वट ही कुड डू इन एयर एंड वट ही कुडंट, कि वो जानना चाहता था कि वो हवा में क्या कर सकता और क्या। उसके बाद आंसर था हमारे पास ऑपोजिट पूछा गया था हमसे, ग्लोरी वर्ड का डिस्ग्रेस, बिल्कुल सही आंसर ढूंढा है हमने। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन था कि राइटर जो था कौन सी स्टेटमेंट से एग्री नहीं कर रहा था। द रीजन्स सीगल फ्लू वाज टू फाइंड फूड, कि जो सीगल्स हैं वो किसके लिए उड़ते हैं? सिर्फ फूड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि जॉनथन जो है पैराग्राफ 2 के ऊपर बेस्ड ही आपसे पूछा गया था कि वो बाकी सीगल से किस तरह से डिफरेंट था और वो क्या जानना चाहता था। यही जानना चाहता था कि वो हवा में क्या कर सकता और क्या नहीं कर सकता। नेक्स्ट था कि उसकी मदर का क्या कंसर्न था। मदर का कंसर्न था कि वो लो फ्लाइंग प्रैक्टिस करे और इनएडिक्वेट नॉरिशमेंट मीन्स वो प्रॉपर खाना जो था वो नहीं खा रहा था और सिर्फ उसका ध्यान किस में था? फ्लाइंग में। उससे बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके फादर वाला, जो आपको लाइन को कंप्लीट करना था। तो उसकी लाइन का आंसर आप यही लिखोगे कि टेल हिम दैट, वो उसको क्या बताना चाहते थे कि ही हैड टू लर्न हाउ टू गेट फूड, वो उसको क्या बताना चाहते थे कि वो खाना कैसे ले। 9th, परसिस्टेंट लर्नर, ये भी हमने बिल्कुल सही ऑप्शन निकाला है। और लास्ट का आंसर क्या था कि क्या फेयर था कि वो फैल्कन की तरह उड़े? नो, इट वॉज नॉट फेयर। क्यों? क्योंकि उस पर फिजिकल कंस्ट्रेंट था, उसको भगवान ने बाय नेचर वैसा नहीं बनाया है। ही कुड नॉट सोर एज क्विकली एज द फैल्कन डज सिंस हिज विंग्स वर टू लॉन्ग, उसको विंग्स जो होते हैं वो लॉन्ग होते हैं, विंग्स शॉर्ट उन्होंने लिखा हुआ था, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली आपने आंसर्स देने हैं। इसी के साथ बच्चे ये पैसेज हमने सॉल्व कर लिया है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और आपके जितने भी मैंने इस वीडियो में आपके साथ टिप्स एंड ट्रिक्स यूज़ किए हैं वो आपके काम आए। और मैंने सबसे जो लास्ट टिप्स आपके साथ शेयर करा था उसको ज़रूर याद रखिएगा, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करोगे तो अनसिन पैसेज हो, चाहे आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, वो आपके लिए सब इजी होने वाली है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि किसी और बच्चे की भी अगर यही सेम प्रॉब्लम हो उनको भी ये हेल्प जो है वो हो सके। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।